कहानी का छठा भाग समझने के लिए शुरू के 5 भाग जरूर देख लीजिएगा, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उसे डर था कि दिग्विजय ने अगर उसे इस वैम्पायर वाले रूप में देख लिया तो कहीं उससे नफरत ना करने लगे। दिग्विजय ने उसका कंधा पकड़कर उसे अपनी ओर घुमा लिया। आद्रिका ने घबराते हुए आंखें खोली। दिग्विजय उसके दोनों कंधों पर हाथ रखकर उसके इतने करीब खड़ा था कि उससे सहन नहीं हुआ और उसने दोबारा आंखें बंद कर ली। कभी कभी मुझे लगता है कि वैम्पायर तुम नहीं मैं हूं, तभी तो तुम मुझसे डरकर हमेशा अपनी आंखें बंद कर लेती हो। दिग्विजय ने हंसते हुए कहा। अभी वो अपनी आंखें खोलने ही वाली थी कि दिग्विजय ने उसकी बंद पलकों पर अपने होंठ रख दिए। उसने आद्रिका को खींचकर अपने और ज्यादा करीब कर लिया। आद्रिका ने भी अपने दोनों हाथ उसकी गर्दन के पीछे ले जाकर बांध लिए। दिग्विजय के दोनों हाथ आद्रिका की कमर में बंधे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो दोनों एक दूसरे में खो जाना चाहते हो। वो दोनों भावनाओं के सैलाब में बहते जा रहे थे। अचानक से आद्रिका को अपने दिमाग में कंपन महसूस हुआ। आद्रिका आद्रिका माँ उसे लगातार मानसिक संपर्क करने का प्रयास कर रही थी। आद्रिका दिग्विजय से छिटककर दूर हट गई और तभी आद्रिका को याद आया कि वो तो वैम्पायर के रूप में थी। उसने अपने हाथ और पैरों को आश्चर्य से देखा। नाखून सामान्य थे। उसका हाथ अपने सर पर गया तो सींग भी गायब थे। कुल मिलाकर इस समय वो एक सामान्य इंसान के रूप में थी। पर यह सब हुआ कैसे? वो अभी मन ही मन सोच ही रही थी कि माँ का उससे फिर से संपर्क हुआ। माँ वहां रुद्र पर नजर रखे हुई थी और अब रुद्र को होश आ रहा था। उसे और ज्यादा देर तक अपने जादू के प्रभाव में रखना माँ के लिए संभव नहीं हो रहा था। दिग्विजय, मुझे जाना होगा, बिल्कुल अभी। आद्रिका ने प्यार से दिग्विजय का गाल सहलाते हुए कहा। आद्रिका, ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया? दिग्विजय, ऐसा समझ लो कि किसी के जीवन और मृत्यु का सवाल है। आद्रिका, अब हम जल्दी ही शादी कर लेंगे, फिर हमारी ये दूरियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। आद्रिका समझ रही थी कि दिग्विजय के ये मिलने की बेचैनी और तड़प इतनी ज्यादा इसलिए क्योंकि उसके दिमाग पर अभी भी माँ के द्वारा की गई सम्मोही विद्या का प्रभाव है। जल्दी ही दिग्विजय अब उस विद्या के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा क्योंकि उसकी अवधि जल्द ही समाप्त होने वाली थी। दिग्विजय ने आद्रिका का हाथ कसकर पकड़ रखा था। ना ही दिग्विजय हाथ छोड़ रहा था और ना ही आद्रिका उससे अपना हाथ छुड़ा पा रही थी। दोनों लगातार एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी आद्रिका को माँ के द्वारा भेजी गई मानसिक तरंगे प्राप्त होने लगी। वो आद्रिका को वापस बुला रही थी। रुद्र भी चैतन्य हो रहा था और माँ अपनी शक्तियाँ एकत्रित करके आद्रिका को बहुत मुश्किल से कुछ देर के लिए इंसानी रूप में लेकर आई थी। उन शक्तियों का प्रभाव भी अब खत्म होने वाला था। दिग्विजय, मुझे अब जाना होगा। आद्रिका ने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाया और तेजी से आगे बढ़ गई। उसने दिग्विजय से नजरें चुरा ली, नहीं तो उसकी आंखों की नमी उसे जाने नहीं देती। आद्रिका, नहीं दिग्विजय, प्लीज मुझे मत रोको, जाने दो मुझे। आद्रिका, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम जा सकती हो, पर हाँ, मेरी एक शर्त है। क्या? बोलो। आज तुम यहाँ से मेरे सामने ही जाओगी। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम इस बंद बंगले से आती जाती कैसे हो, और हाँ, तुम आज की मेरी कोई भी याद नहीं मिटाओगी। बस इतनी सी बात। मैं तो सोच रही थी कि अब पता नहीं कौन सी कयामत आने वाली है। आद्रिका ने मन ही मन राहत की सांस ली और कहा, तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हारी याद मिटा देती हूँ? क्योंकि मुझे तुमसे बात करना और तुम्हारा एहसास तो याद रहता है, परंतु इस बंद बंगले में तुम कैसे आई और कैसे गई ये मुझे बहुत कोशिश करने पर भी याद नहीं आता। और हाँ, ये बात कि वैम्पायर याद भुला देते हैं, मुझे अपनी वैम्पायर स्टोरी लिखने के दौरान रिसर्च कर पता लगी थी। अच्छा जी, चलो आज मैं तुम्हें ये बंगले में आने जाने का राज, यानी कि वो गुप्त रास्ता बता ही देती हूँ। बताओ फिर, जब तुम बंगले में अंदर आ जाओगी तो मैं जाने का वो गुप्त रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। दिग्विजय ने आद्रिका का हाथ पकड़कर फिर उसे झटके से अपनी तरफ खींच लिया। आद्रिका खुद को उससे अलग करते हुए बोली, दिग्विजय, मुझे अभी जाना है, बाकी बातें बाद में होंगी।
और वो बिना एक पल भी गवाए हॉल में चली गई। दिग्विजय भागा भागा उसके पीछे हॉल तक आया। आद्रिका ने दिग्विजय को मुड़कर देखा और फिर हॉल में रखे आदमकद शीशे के आगे रुक गई। अभी तो तुम बहुत जल्दी में थी और अब यहाँ खड़े होकर खुद की खूबसूरती को निहार रही हो। ये मौका मुझे दो। दिग्विजय उसके बालों में उंगलियों से खेल करते हुए बोला। दिग्विजय, मैं शीशे में खुद को नहीं देख रही हूँ। मैं तो तुम्हें वो गुप्त रास्ता बता रही हूँ जिसके बारे में तुम जानना चाहते थे। यह कहते हुए आद्रिका ने शीशे को जोरदार हाथ से पीछे धकेला। शीशा किसी स्लाइड डोर के जैसे एक तरफ खिसक गया। दिग्विजय के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। शीशे के पार का रास्ता दूसरे बंगले यानी कि जहां आद्रिका रहती है वहां खुलता था। आद्रिका, यही वो रास्ता है जहां से तुम बंद बंगले में भी अंदर आ जाती थी। यानी कि मैंने यहाँ खड़े होकर तुम्हारा ब्रेसलेट हाथ में लेकर जो भी महसूस किया था वो मेरा वहम नहीं था, सब सच था। हाँ दिग्विजय, तुम सही समझ रहे हो, वो सब सच था। वो ब्रेसलेट तो हमारे लिए इंडिकेटर का काम करता था कि तुम शीशे के पास हो, और फिर मैं या रोनो तुम्हारा खून पीने के लिए आ जाया करते थे। और तो और पहली बार जब तुम हमारे घर आए और जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वो सब भी हकीकत थी, तुम्हारा कोई सपना नहीं था। उसे हमने तुम्हारे दिमाग को काबू कर सपना बना दिया था। हम तुम्हारे गुनाहगार हैं। मुझे सही मायनों में तुम्हारा प्यार पाने का कोई हक नहीं है। आद्रिका सुबक पड़ी। दिग्विजय ने आगे बढ़कर उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर धीरे से चूम लिया और फिर उसके माथे को छूते हुए खुद के सीने से लगा लिया। आद्रिका की हिचकियां बंधने लगी थी। उसे अपने व्यवहार पर बहुत पछतावा हो रहा था। आद्रिका, प्लीज रो मत। देखो, तुम्हारे इन आंसुओं में सब कुछ बह गया। बस अब कुछ बचा है तो वो है तुम्हारा निश्चल प्रेम। और देखो, अगर तुम चाहती तो मेरे शरीर का सारा खून चूस सकती थी, पर तुमने ऐसा नहीं किया। इन सब के पीछे भी तो तुम्हारा प्यार ही था। दिग्विजय, तुम वास्तव में बहुत अच्छे हो। अब तक जो हुआ सो हुआ, पर अब आगे मुझे तुम्हारे लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। नहीं आद्रिका, ऐसी बात मत करो। मैं भी तुम्हारे बिना जीकर क्या करूंगा। दिग्विजय तड़प कर बोला। दोनों पल भर के लिए सब कुछ भूलकर एक दूसरे की बाहों में समा गए। आद्रिका ने ध्यान से दिग्विजय की आंखों में देखा। कुछ देर के लिए दिग्विजय जड़ सा हो गया। इसी मौके का फायदा उठाकर आद्रिका बड़े चमगादड़ का रूप लेकर बाहर निकल गई। जब दिग्विजय की चेतना वापस आई तब तक आद्रिका बाहर निकल चुकी थी। दिग्विजय को सब चुकाती हुई याद था, बस उसका चमगादड़ का रूप छोड़कर। दिग्विजय, अपने इस चमगादड़ के रूप से तुम्हें अनजान रखना बहुत जरूरी था। मुझे माफ करना, मैं तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहती, पर मुझे ये सब कुछ वक्त और स्थिति में मजबूर होकर करना पड़ता है। आद्रिका रास्ते में सोच रही थी उसे माँ के पास जल्द से जल्द पहुंचना था, इसलिए उसने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। इधर दिग्विजय का ये सोचकर बुरा हाल था कि आद्रिका को आखिर इतनी जल्दी में कहाँ जाना था। पता नहीं कौन सी गंभीर बात है जो आद्रिका मुझसे छुपा रही है। रुद्र को पूरी तरह से होश में आने में अब ज्यादा वक्त नहीं था, क्योंकि रात्रि का वो पहर आ चुका था जब ऐसे असाधारण जीवों की शक्तियां बढ़ जाती हैं। आद्रिका बंगले से निकलकर सीधे उस दिशा में बढ़ चली जहां माँ उसका इंतजार कर रही थी। आद्रिका तेजी से जा ही रही थी कि तभी उसे माँ की मानसिक तरंगों द्वारा संदेश प्राप्त हुआ कि उसने पहुंचने में देरी कर दी है, इसलिए माँ अभी अपने और उसके लिए सुरक्षा घेरा तैयार कर रही है। सुरक्षा घेरा इसी समय तैयार करना जरूरी था, क्योंकि फिर उसका योग समाप्त हो जाएगा। अगर वो बीच में वहां पहुंच गई तो उनका ध्यान टूट जाएगा, जिससे सुरक्षा घेरे की मजबूती में कमी आ जाएगी। इसलिए आद्रिका ने अपनी स्पीड कम कर दी। आद्रिका उड़ते उड़ते अपने बीते दिनों के बारे में सोच रही थी। वो एक वैम्पायर है, दूसरों का खून चूसकर अपना जीवन यापन करती थी, और मनुष्य का रक्त वैम्पायर को सबसे ज्यादा पसंद होता है। उसे भी बहुत पसंद था, पर जब से वो दिग्विजय से मिली थी उसके जीवन में सब कुछ बदल गया था। पता नहीं क्यों, पर खून से उसे नफरत सी होने लगी थी। माँ और रोनो के जोर डालने पर ही वो खून पीती थी, पर इंसान के खून की तो उसे अब चाह ही नहीं रह गई थी। दिग्विजय से मिलकर उसे पता लगा था कि इस धरती पर प्यार नाम की भी कोई चीज होती है। वो तो समझ ही नहीं पाई कि कब वो धीरे धीरे दिग्विजय के प्यार में डूबती चली गई और उसके जीवन में दिग्विजय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। दिग्विजय के इतने करीब होते हुए भी वो उसे रुद्र की असलियत नहीं बता पाई,
क्योंकि वो जानती है कि दिग्विजय के जीवन में रुद्र बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वो उसके लिए सगे भाई से भी बढ़कर है। रुद्र एक धोखेबाज है, ये पता लगने पर तो दिग्विजय टूट ही जाएगा। उसकी प्रतिक्रिया के बारे में वो सोचकर भी डर रही थी, लेकिन चाहे वो कितना भी छुपा ले, परंतु एक दिन तो दिग्विजय को रुद्र की इस कड़वी सच्चाई का सामना करना ही पड़ेगा। अब तो रुद्र की माँ और बहन दिवा भी यहाँ पर हैं, तो कुछ भी करते समय उनकी सुरक्षा को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। आद्रिका अभी इन्हीं सोचों में डूबी हुई उलझन में उड़ रही थी। माँ ने उसे रास्ते का जायजा लेते हुए आने को कहा था। रुद्र तो अभी पूरी तरह से चेतनावस्था में नहीं था, परंतु उसका कोई गुप्त साथी भी हो सकता है जो उन पर अचानक हमला कर सकता है। इसलिए माँ चाहती थी कि जब रुद्र से आमना सामना हो तो उसकी स्थिति का उन्हें पूर्ण रूप से पता हो। आद्रिका अपने ख्यालों में इतना ज्यादा खो गई थी कि उसे आसपास का कोई ख्याल ही नहीं रहा। तभी कोई चीज बिजली की गति से आकर उससे टकराई और वो हवा में एकदम से पलटी खा गई। जब तक वो संभलती वो चीज कहीं लुप्त हो चुकी थी। ये क्या था, वो खुद में ही बड़बड़ाई। उसने आसपास नजर दौड़ाई पर उसे कुछ भी नजर नहीं आया। हो सकता है कोई पक्षी हो, उसने मन को तसल्ली तो दे ली, परंतु अब भी उसे दाल में कुछ काला सा लग रहा था। आद्रिका ने उड़ते उड़ते नीचे दृष्टि डाली। वो जंगल से कुछ ही दूर थी और उड़ते उड़ते थक भी गई थी। माँ के दिए समय के अनुसार अभी उनके पास कुछ और समय के अंतराल से पहुंचना था। उसकी शक्ति भी कुछ कमजोर हो रही थी और उसे रुद्र का सामना करने के लिए शक्ति की आवश्यकता थी, और वैम्पायर को शक्ति खून से मिलती है। आद्रिका ने एक बार फिर नीचे नजर घुमाई तो वहां उसे कुछ हिरन दिखाई दिए। हालांकि उसने अब खून न पीने का फैसला किया था, परंतु इस समय उसके शरीर की कमी खून से ही पूरी हो सकती थी, और रुद्र से आज की लड़ाई करने के लिए उसके लिए खून अति आवश्यक था। इच्छा ना होते हुए भी आद्रिका नीचे उतर गई। उसने हिरन को दबोचकर अपना शिकार बना लिया। अब उसका शरीर स्फूर्तिवान हो गया था और साथ साथ हमला करने के लिए भी तैयार था। उसने सोचा कि माँ से संपर्क करने की स्थिति जान लेती हूँ, परंतु माँ को डिस्टर्ब करना उसे उचित नहीं लगा। इसलिए उसने रोनो से संपर्क साधना सही लगा। रोनो से पता लगा कि माँ ने रोनो को रुद्र पर नजर रखने को कहा है। रोनो उस पर नजर रखे हुए था और जैसे ही उसे लगता कि रुद्र को कुछ चेतना आ रही है, वो उसे दोबारा से सुप्तावस्था में पहुंचा देता था, क्योंकि अगर एक बार वो जागृत हो जाता तो उसकी शक्तियों का सामना करना मुश्किल था। आद्रिका सोच रही थी कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि वो भी दिग्विजय के साथ एक सामान्य जीवन यापन कर पाए, परंतु उसकी ऐसी सोच निराधार थी, क्योंकि उसकी नज़र में ऐसा होना मुश्किल ही नहीं असंभव था। अभी वो अपने इन्हीं ख्याली पुलाव को बनाने में जुटी हुई थी कि अचानक से माँ का संदेश उसे अनुभव हुआ। ध्यान से सुनने में पता लगा कि अब उसे अर्जेंट में माँ के पास पहुँचना है। वो सेकंड भर के समय में माँ और रोनो के साथ सुरक्षा घेरे में थी। रुद्र को होश आ रहा था, क्योंकि रोनो ने उस पर से अपना जादुई प्रभाव हटा लिया था। माँ खुद भी तैयार थी और उन्होंने आद्रिका को भी इशारा कर दिया था। वैसे तो वो सुरक्षा घेरे में थी, पर फिर भी सतर्कता रखना जरूरी थी, क्योंकि उन्हें रुद्र की शक्तियों का पूरी तरह से अंदाजा नहीं था। रुद्र अब भी अपनी इच्छा से अपना रूप बदल सकता था, क्योंकि जैसे इस समय वैम्पायर्स की शक्तियों में इजाफा हुआ था, उसी तरह रुद्र जैसे भेड़िए भी ताकतवर हो गए थे। परंतु आद्रिका अभी भी रुद्र की शक्तियों के प्रभाव में थी और खुद को इंसान के रूप में लाने में असमर्थ थी। रुद्र एक जंगली जानवर की तरह दहाड़े मारता हुआ उठा। उसे देखकर लग रहा था कि वो अब पहले से भी ज्यादा खूंखार हो चुका है, और कुछ उसका भेड़िए का रूप उसे भयानक बना रहा था। रुद्र ने उठकर उन तीनों पर कोई वार नहीं किया और धीरे धीरे अपने इंसानी रूप में आने लगा। इंसानी रूप में आकर सबसे पहले उसने आद्रिका पर नजर टिका दी। आद्रिका! उसे देखते ही वो जोर का गुर्राया। उसकी आवाज से आद्रिका अंदर तक हिल गई। उसकी आंखों का रंग बदल गया और उस पर से खून सवार होने लगा। बड़ी मुश्किल में उसने खुद को काबू किया। रुद्र उनकी ओर दौड़ा, लेकिन सुरक्षा घेरे से टकराकर बाहर ही गिर गया। रुद्र ने घेरे के हर कोने से अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहा। माँ ने रुद्र की शक्तियों को ध्यान में रखकर ही वो सुरक्षा घेरा तैयार किया था। रुद्र का कोई भी पैंतरा आजमाकर उसके अंदर प्रवेश करना नामुमकिन था।
पर हाँ, वो बाहर से उन पर वार कर सकता था, लेकिन उस वार का असर भी सुरक्षा घेरे के अंदर कम हो जाता था। रुद्र ने बहुत कोशिश की कि उन लोगों को सुरक्षा घेरे के बाहर निकाल ले या फिर उसे सुरक्षा घेरे के अंदर प्रवेश करने का मार्ग मिल जाए, परंतु उसकी सभी कोशिशें लगभग बेकार हो गई। लगभग इसलिए क्योंकि अभी कुछ ऐसा घटित होने वाला था जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। माँ आद्रिका और रोनो खुद को अंदर सुरक्षित महसूस कर रहे थे, पर उनकी ये सोच अभी निराधार साबित होने वाली थी। तीनों का ध्यान रुद्र पर ही केंद्रित था कि अचानक उसी समय हवा को चीरती हुई कोई चीज उनके आगे से गुजरी, पर वो इतनी तेजी में थी कि उन तीनों की समझ में कुछ भी नहीं आया। उन्होंने देखने की कोशिश की, पर वो चीज हवा में जाकर कहीं लुप्त हो गई। वो अभी समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि वो चीज फिर से बहुत तेज गति के साथ उनकी आंखों के सामने से गुजरी। तभी आद्रिका को याद आया कि ऐसा भी यहाँ आते हुए उसके साथ भी हुआ था, जिसे उसने अपना वहम समझकर नकार दिया था। अब उसे समझ में आ रहा था कि वो उसका वहम नहीं था। तभी वो चीज आकर सुरक्षा घेरे में उतर गई। वो एक नकाबपोश था। आद्रिका की समझ में नहीं आ रहा था कि ये आखिर है कौन, और उससे भी जरूरी बात ये थी कि आखिर इसने इस सुरक्षा घेरे में प्रवेश कैसे किया, क्योंकि इस सुरक्षा घेरे में कोई भी असाधारण शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती थी। माँ ने आद्रिका से कहा, आद्रिका कुछ तो गड़बड़ है, ये कौन है समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये इस घेरे में मौजूद है इसलिए असाधारण तो नहीं हो सकता। माँ ध्यान दो, यहाँ पर मुझे इंसानी गंध आ रही है। रोनो ने कहा तो आद्रिका और माँ को भी इंसानी गंध महसूस हुई। यहाँ पर हम तीनों के अलावा ये नकाबपोश ही मौजूद है। इसका मतलब तो ये है कि ये नकाबपोश इंसान है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? किसी इंसान के पास इतनी शक्तियाँ कैसे हो सकती हैं? आद्रिका और माँ दोनों मन ही मन एक दूसरे से बातें कर रहे थे। आद्रिका, माँ और रोनो तीनों हैरत से नकाबपोश को देख रहे थे और रुद्र उन्हें ऐसे परेशानी में देखकर ठहाके लगा रहा था। और तभी नकाबपोश ने अपना एक हाथ उठाकर उन पर वार किया और उन्हें सुरक्षा घेरे के बाहर धकेलने का प्रयास किया, परंतु असफल रहा। माँ चाहती तो उस पर वार कर उसका विरोध कर सकती थी, परंतु ऐसा करना उन्हें ठीक नहीं लगा, क्योंकि वो नकाबपोश एक इंसान था और इंसानों पर वार करने का अभिप्राय किसी निर्दोष की जान को खतरे में डालना था। कुछ शक्तियों के प्रदर्शन से कोई इंसान वैम्पायर की बराबरी नहीं कर सकता। वैम्पायर चाहे तो कुछ ही पलों में इंसान के शरीर की खून की एक एक बूंद को चूस कर उसे मौत के घाट उतार सकता है। इन सब बातों को सोचते हुए माँ नकाबपोश पर हमला कर किसी निर्दोष की जान को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। अभी वो तीनों सोच ही रहे थे कि क्या किया जाए कि नकाबपोश एकदम से उछलकर रोनो को घेरे से बाहर धक्का देने में सफल हो गया। रुद्र ने एक पल भी गंवाए बगैर रोनो को झपट लिया। रोनो को उसने एक अभिमंत्रित रस्सी से बांध दिया, जिससे वो अपने जादू का इस्तेमाल रुद्र पर ना कर पाए। माँ और आद्रिका समझ गए थे कि रुद्र ने ही किसी इंसान को अपने जादू से सम्मोहन में बांधकर और अपनी कुछ शक्तियां देकर नकाबपोश के रूप में यहाँ उन पर हमला करने भेजा है। अब उनकी समझ में रुद्र का इतने समय से गायब रहने का कारण समझ में आ गया था। इतने दिनों गायब रहकर वो इन सब तैयारियों में व्यस्त था। बहुत ही चालाक और शातिर है ये रुद्र, आद्रिका मन ही मन सोच रही थी। लेकिन आद्रिका को ये सवाल अब भी परेशान किए हुए थे कि आखिर अपने स्वार्थ के लिए रुद्र ने किसका इस्तेमाल किया है, क्योंकि इस कार्य में उसी इंसान का प्रयोग किया जा सकता था जो अपनी सहमति से इस कार्य को करना चाहे। इसमें बहुत सी प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं जो कि शक्तियां पाने के लिए मनुष्यों के अकेले में भी करनी पड़ती है। माँ, आप इसके नकाब के पीछे देख सकती है क्या? आद्रिका ने माँ से मानसिक वार्तालाप किया। नहीं आद्रिका, मैं कुछ नहीं देख पा रही हूँ, क्योंकि इसका नकाब कोई साधारण नकाब नहीं है, ये बहुत ही शक्तियों का समावेश है। माँ ने अपनी लाचारी जाहिर की। आद्रिका और माँ दोनों ही चिंतित हो गई। रोनो भी रुद्र के कब्जे में था और उन दोनों को बचाने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। रुद्र, आखिर तुम हमसे चाहते क्या हो? आद्रिका ने जोर से चिल्लाकर उससे पूछा। आद्रिका, वैम्पायर गर्ल, तुम अभी तक नहीं समझी? मैं तुम माँ बेटी की सारी शक्तियां लेना चाहता हूँ, फिर तुम दोनों की और इस रोनो की शक्तियों को मिलाकर मैं अपनी दुनिया का बहुत ताकतवर खूनी भेड़िया बन जाऊंगा। रुद्र ने बंधक बनाए गए रोनो के शरीर को अपने तेज नाखूनों से खुरच दिया और हाँ,
तुम तीनों को उत्सुकता तो बहुत हो रही होगी कि आखिर ये नकाबपोश कौन है। मैंने ऐसा क्या किया कि ये मेरी बात मानने को तैयार हो गया। ज्यादा दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं है, ये बात मैं तुम्हें खुद ही बता देता हूँ। मैं तो खुद बेचैन हूँ ये देखने के लिए कि जब तुम्हें पता लगेगा किस नकाब के पीछे किसका चेहरा छुपा है तो तुम्हारे चेहरे का रंग कैसे उड़ेगा। रुद्र ने धाड़ते हुए कहा, तो सुनो, ये है, इसका नाम बताता हूँ, इसका नाम है। नहीं नहीं नहीं, एकदम से नाम नहीं बताऊंगा, पहले कुछ हिंट देता हूँ, इसे बताने का और ज्यादा मजा आएगा, रुद्र ने आगे कहा। आद्रिका रुद्र की बातों से बहुत आहत हुई और चीखते हुए बोली, रुद्र ये सही नहीं है, लड़ाई हमारे बीच की है, इसमें तुम किसी निर्दोष अनजान को क्यों फंसा रहे हो। ना ना, ये अनजान बिल्कुल नहीं है। हाँ, तुम इसे निर्दोष जरूर कह सकती हो, और हाँ वैम्पायर गर्ल, यही तुम्हारा हिंट है कि तुम इसे बहुत अच्छी तरह से जानती हो। रुद्र बेशर्मी से अपनी बात कहे जा रहा था। रुद्र की बात ने आद्रिका और माँ दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया था। आद्रिका और माँ दोनों की समझ से बाहर था कि रुद्र आखिर किसके बारे में बात कर रहा है। आद्रिका और रुद्र वैसे तो ज्यादा किसी को जानते नहीं थे, और दोनों ही जिसे जानते थे वो तो बस दिग्विजय का ही परिवार था। क्या इसका मतलब रुद्र ने दिग्विजय के परिवार में से किसी को निशाना बनाया है, लेकिन कौन? वो कौन हो सकता है? वैसे तो ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि दिग्विजय के परिवार में दिग्विजय को मिलाकर कुल 3 ही लोग थे, जिनमें से दिग्विजय तो अधिकतर अपना काम करता या फिर उसका बचा हुआ समय आद्रिका के साथ व्यतीत होता था। अब बचे दिग्विजय की बहन दिवा और माँ का तो इस उम्र में इन शक्तियों को प्राप्त करना और फिर उनकी तेजी को झेलना नामुमकिन नहीं था। तो इसका मतलब ये नकाबपोश दिवा है, वो मासूम सी लड़की दिवा। इसने उसे अपना शिकार बना दिया, पर कैसे? आद्रिका का दिमाग सोच सोच कर बुरी तरह से भन्ना रहा था। ज्यादा अपने दिमाग पर जोर मत डालो आद्रिका, तुम्हारी समस्या का समाधान भी मैं ही कर देता हूँ। रुद्र ने आद्रिका का मन पढ़ते हुए जवाब दिया, रुद्र, जितना मैं तुम्हारे बारे में सोचती थी तुम तो उससे कहीं ज्यादा नीच निकले। इन मासूम और बेकसूर इंसानों का इस्तेमाल करके तुम क्या साबित करना चाहते हो? ओ डियर वैम्पायर गर्ल, शांत रहो, ज्यादा चीख पुकार करोगी तो मुझसे लड़ने की बची हुई ताकत भी खो दोगी। रुद्र, तू अपने आप को समझता क्या है? तुझे तो मैं चुटकियों में मसल कर रख दूंगी। आद्रिका चीखते हुए रुद्र के ऊपर झपटी और उसकी गर्दन में अपने दांतों को कसकर गड़ा दिया। पर यह क्या, जितनी तेजी से उसने झपट्टा मारा था उतनी ही तेजी से पीछे भी हट गई। रुद्र की गर्दन पर दांत मारकर उसे एहसास हुआ मानो उसे तेज करंट लगा हो, और उस करंट ने उसे तेजी से पीछे की ओर धकेल दिया। आद्रिका को माँ ने लपक कर हवा में ही पकड़ लिया। अब माँ ने रुद्र पर आंखों से प्रहार किया। माँ की आंखों से लाल और नीली रोशनी की रेखाएं निकलकर रुद्र के हृदय को भेदने लगी, और रुद्र जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। उसे देखने से साफ पता लग रहा था कि वो माँ के प्रहार झेलने में अक्षम है। आद्रिका को थोड़ी राहत महसूस हुई। वो पेड़ पर बैठकर सुस्ताने लगी, पर उसी समय नकाबपोश ने आकर आद्रिका पर हमला बोल दिया। क्या उस नकाबपोश के हमले से बच पाएगी आद्रिका? देखना मत भूलिएगा अगला और अंतिम भाग, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।